इस योगाहार कार्यक्रम के वरिष्ठ सदस्य है और सबसे परिचित है आदरणीय श्री रमेश चंद्र मेहरा जी और आदरणीय श्री शरद वर्मा जी। वरिष्ठ योगाहारी सदस्य है दोनों भी। दोनों का काम बहुत अच्छा है, उनका मार्गदर्शन भी हमें योगाहार मंच पर मिलता है। और ये एक दिन भी घर में रहते नहीं, इनका कहीं ना कहीं आना जाना शुरू रहता है। अब उसी दौरान अब ये घर घरे काय पे रहे, घरे रन दे कोई तो घरे रहे, अब रन ही नहीं दे घरे तो दिन काट रहे अपनो। ये 3 दिन भोपाल में प्रदर्शनी देखने के लिए वहाँ के अनुभव वो हमारे साथ साझा करेंगे आज। और पता नहीं 3 दिन में भोपाल में उन्होंने क्या क्या देखा है और क्या नहीं, और कुछ और भी नया कुछ देखा होगा। और तो इसलिए मैं उनके जो अनुभव है 3 दिन के, उनको आमंत्रित करने के लिए मैं अभी सबसे पहले आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले शरद भैया मंच पर उपस्थित हो जाए और अपने 3 दिन के अनुभव हमारे साथ साझा करें। जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज का योग बहुत ही अद्भुत रहा। सभी ने योग से बहुत बहुत मस्ती के साथ आज योग हुआ। मैं राम कृपाल भैया को सादर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत मस्ती के साथ आज योग कराया। हमेशा आप ऐसे ही चुस्त मुस्त बने रहें, हमेशा अपनी मूंछों पर दांव देते रहें। बहुत अच्छा आज आपका योग रहा और आपको देखने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है हम लोगों को, जो हमेशा हमारे दिल में बनी रहती। पिछले हफ्ते हम लोग भोपाल गए थे, जहाँ पे कृषि मेला था। विश्वविद्यालय बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने ये कृषि मेला लगाया था, जिसमें सारे इनोवेशन वाले किसान, वैज्ञानिक, छात्र और पूरे भारतवर्ष में जो भी सरकार भी जो इनोवेशन कर रही है, उसके सारे काउंटर वहां पे लगे हुए थे। हम लोगों का एक योगाहार का भी एक इनोवेशन था, आपको बताएं। इस योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय पवन सर, दिनेश सर जी ने हमारी जो एक मुख्य अतिथि आए थे सेम बल्लर को, उन्होंने पंजीयन कराने के लिए इस सदन में बोला था और हमने उसी माध्यम से उसको आगे बढ़ाया और वो राष्ट्रीय स्तर पर नए इनोवेशन के अंतर्गत वो ली गई। उस इनोवेशन के कारण हमको एक स्टॉल भी मिला। हम और रमेश दादू जी ने उसका पार्टिसिपेट किया। हमें लगा कि हमारे योगाहार कार्यक्रम ने हमें कहाँ पहुंचा दिया है। ऐसे इनोवेशन के हम लोग कृषि मेले में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जहाँ पे सारा पूरे भारतवर्ष के इनोवेशन थे। वहां पे क्या मिसाइल में हो रहा है, क्या बिजली में हो रहा है, क्या गवर्नमेंट नया करने जा रही है, सारे इनोवेशन। लेकिन मैंने बहुत सारे पहले भी कृषि मेले देखे हैं। पहली बार मैं भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने अच्छे इनोवेशन हमने पहले कभी नहीं देखे। हम लोग देखने जाते थे तो ये ऐसे इनोवेशन हमें विदेशों में मिलते थे और हम लोग विदेशों में देख के खुश होते थे कि यार ये कितने अच्छे इनोवेशन हैं इनके। और आज हमारे मध्य प्रदेश में, हमारी राजधानी भोपाल के अंतर्गत बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में करीब 200 स्टॉल उस फॉरेन की स्टाइल से लगाए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें बहुत मेहनत करी और भारत सरकार का उसमें जो सहयोग था वो देखने काबिल था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारा जो भारतवर्ष है
कहीं कोई मुद्दे में पिछड़ा है, सभी चीजों में आगे। गौ माता से बने हुए प्रोडक्ट वहां पे, जैसे गोबर से जो है, वहां पे पेंट बनाने की स्टॉल लगा हुआ था, बार्निश बनाने का लगा था, ब्रिक्स बनाने का, मूर्ति बनाने का, लकड़ियों में बहुत अच्छी अच्छी नक्काशी की हुई रखी हुई थी। जितने भी इनोवेशन देखे जाए, सारे इनोवेशन थे वहां पे देखने के लिए। और खासकर ऐसे इनोवेशन में जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनका जाना बहुत ही जरूरी है। इनसे उनको एक नई प्रेरणा मिलती है। वहां पर आने वाले खेती के कैसे स्वरूप होगा, ये भी बताया गया था। बहुत सारी एक छोटी छोटी चीजों की शिल्पीकार को भी वहां पे जगह दी गई। तो वहीं भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक मिसाइल वाले को भी वहीं पे जगह दी थी, जहां पे एक शिल्पीकार को दी गई। एक बनखेड़ी का शिल्पीकार ने भी अपना स्टॉल लगाया था, और भारत सरकार का एक मिसाइल का भी स्टॉल लगा हुआ था। एक मंच पे जिन ऑफिसरों ने भी इसको डिजाइन किया, इतना अच्छा डिजाइन पहले मैं कम से कम हजारों कृषि मेले देख चुका हूं, विदेश के भी मेले देखे हैं, लेकिन इतना अच्छा सेटअप पहली बार मैंने देखा। और बड़ा अपने आप में गर्व महसूस हुआ कि हमारी सरकार कितना कर रही है, कितना कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। लोगों को अनुमान ही नहीं है, लोगों को पता नहीं कौन सी उसमें जी रहे हैं, लेकिन वहां पे जो हम लोगों ने दृश्य देखे बहुत अच्छे थे। और मैं तो इस योगाहार कार्यक्रम का 100 बार धन्यवाद देना चाहूंगा। वो दिन मुझे याद है जब मैं दादू और मुनीलाल सर ने मुझे जोड़ा था। मैं हमेशा याद करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम से हमको जोड़ा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने भी अपना स्टॉल लगाया, हमने भी हमारी सेम के विषय में सारी चीजें रखी, कैसे अर्ली आती है, ये वैरायटी किन चीजों की है, कैसे 1 एकड़ में 100 कुंटल का जो उत्पादन आता है वो कैसे आता है, ये सारी चीजें रखी। और इसको वहां पे काफी सराहाया गया कि ऐसे किसान भी इनोवेशन कर रहे हैं। अगर हम इस योगाहार कार्यक्रम से नहीं जुड़ते तो शायद ही हमें भी ऐसी जगह नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वहां सिर्फ बहुत अच्छे इनोवेशन वाले ही किसानों को बुलाया गया था। और जो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं भारत सरकार के, उन्हीं को वो स्टॉल लगाने को मिले थे। वहां छात्रों के अंदर क्या जिज्ञासाएं हैं, तकरीबन उन्होंने भी अपने 100 स्टॉल लगाए थे। और उन्होंने भी बहुत सारे वेस्ट के ऊपर, पैलेट्स के ऊपर, छोटे छोटे अपने अपने जो उनकी दिमाग में उपज आ रही है वैसे उन्होंने स्टॉल लगाए थे। जो कंपनियां उनसे टाई अप कर रही थी उन स्टाइल उनको लेने के लिए, ये वाले जो हैं आपके, हम लेंगे। शायद बहुत सारे ऐसे बच्चों के जो स्टॉल थे उनको चुना गया था, और बहुत सारे कंपनियों ने उसमें उन स्टॉलों को अपने उसमें लिया कि कंपनी ऐसी चीजें बनाई। एक प्लेटफॉर्म पे कंपनियों को, नए इनोवेशन वालों को एक मंच पे लाना, और इतने खूबसूरती ढंग से आ, हर व्यक्ति की जिज्ञासाओं का आंसर था वहां पे। ऐसी जगह अवश्य जाना चाहिए। मैं दिनेश सर का और पवन सर का इसमें बहुत धन्यवाद है कि हम लोग जो इनोवेशन में आए, इसके कारण हमारे को स्टॉल और हमारा खाना पीना रहना जो भी वहां पे था पूरा निःशुल्क था। और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी वहां पे, सारी व्यवस्थाएं इतनी सिस्टमेटिक थी। ऐसा लग नहीं रहा था जैसे किसी ने, ऐसा लगा था कुछ स्टॉल में घर के सामान सजाया है। पानी कहाँ मिलेगा आपको, आपके नाश्ता कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, आपको जाके चाय कहाँ पीनी है, सभी के टोकन सिस्टम थे और वो सिस्टमेटिक था पूरा।
जब 1 बजे लंच होना है तो 12:30 बजे ही सबको टोकन मिल जाते थे। चाय के टोकन, सभी को टोकन मिलते थे, वो टोकन ले जाके वहां आपको देना है और वो खाना आपको मिल जाएगा। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं थी वहां की। और काफी हमने और दादू ने काफी वहां के, शायद दादू ने 6-7 वहां के ऐसे इनोवेशन वालों के नंबर भी लेके आए जो आने वाले समय में इस योगाहार के मुख्य अतिथि बनेंगे। दादू ने काफी वहां पे बहुत सारे ऐसे इनोवेशन वाली थी जो महिलाएं थी, महिलाओं के बहुत सारे वहां पे स्टॉल लगे थे। बहुत सारे केवीके ने भी वहां पे अपने स्टॉल लगाए हुए थे। उन लोगों के सारे नंबर दादू ने लिए और उनको निरंतर उनके संपर्क में है वो, और उनको मुख्य अतिथि बनाकर इस योगाहार में सभी लोगों को फायदा मिलेगा आने वाले समय में। इतना अच्छा अगर कार्यक्रम ऐसे होने लगे तो वो मेरे ख्याल दिन दूर नहीं जब किसानों की आय दुगनी होगी। किसी ने कहा था कि सरकार में जब एक किसान की योजना बनती है तो सरकार खुश होती है, ऑफिसर खुश होते हैं, लेकिन किसान वैसे ही रह जाता है और किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। पर मुझे इन स्टॉलों के माध्यम से ऐसा लगा कि सरकार शायद आगे आने वाले दिनों में आत्महत्या शब्द को किसानों की जो डिक्शनरी है उससे हटा देगी। इतने प्रयास हो रहे हैं, इन प्रयासों के बाद भी अगर किसान की हालत नहीं सुधरती है तो कहीं ना कहीं किसान की योग्यता में अंतर आता है। उसे इन चीजों को समझना पड़ेगा, कैसे अपनी चीजों का भाव मोल खुद रख सकता है। आज हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हम लोग 7-8 एकड़ में हल्दी करते हैं, लेकिन आज हमारा हल्दी पंजीयन है और हम उस हल्दी को प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केट में बेच रहे हैं। जो हल्दी हम लोग मंडी में 25 से 30 रुपए किलो गीली हल्दी बेचते थे इंदौर मंडी में, आज उसी का हम भारत सरकार के माध्यम से, मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से उस हल्दी का पालिश कर रहे हैं और हम लोग 200 रुपए किलो में हल्दी हम अपने स्वयं के घर से बेच रहे हैं और हमें कोई भी ग्राहकों की कमी नहीं है, क्योंकि हल्दी हमारे गांव में ही हर आदमी खाता है। हमारे घर में, हमारे गांव में लगभग हमने 2 कुंटल हल्दी, सूखी हुई हल्दी हमारे परिजनों को दी और यहाँ के आसपास के करीब 60 से 70 गांवों में ये हल्दी हमने पहुंचाई। आपको बताएं इतनी पसंद करी। जब एक अपना बड़ाई करता है, इतनी अच्छी हल्दी हमें कभी नहीं मिली, तो हमें बहुत खुशी होती है कि जो बाजार में 270 रुपए हल्दी मिल रही थी, 360 रुपए हल्दी मिल रही थी, वो हल्दी हमने हमारे परिजनों को 200 रुपए में उपलब्ध कराई। और सरकार का हम धन्यवाद देते हैं कि जहां हम 30 रुपए में वो हल्दी को, गीली हुई हल्दी को बाजार में बेचने जाते थे, तो वो हल्दी बड़ी मुश्किल से बिकती थी। उसमें आड़तियों का अपना ही रोल रहता है, बीच के दलालों का अपना रोल रहता है, उसके बाद वो कंपनियों में जाता है। 5-5 लोगों के बीच से होती हुई जब वो कंपनी में जाती है तो उसकी कास्ट जो है वो बहुत महंगी हो जाती है। और वो कंपनी वाले कहते हैं साहब हमें तो 60-70 रुपए किलो में ये हल्दी मिली है, तो हम लोग तो 360 रुपए में आपको हल्दी आपको उपलब्ध कराएंगे। एक भारत सरकार की एक स्कीम आई, उसने हल्दी का स्वरूप ही बदल दिया, किसान का स्वरूप बदल। किसान को लाइसेंस नहीं था, 3 बिल आए, कुछ लोगों ने किसानों को बहका कर वो बिलों को रोका और उनसे किसानों को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद फिर भी भारत सरकार ने नए माध्यम से, किसानों के माध्यम से
जो लोग जो क्रॉप लगा सकते हैं, आप मसाले की खेती अगर करना चाहते हैं तो मसालों में मशीन में 35% का अनुदान गवर्नमेंट लेके आई और आज वो मशीनें किसान लगाकर अपनी फसलों को निकाल कर अपना मूल्य रख सकता है। ये बहुत बड़ा काम किया। इसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये इतना बड़ा काम है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें लाइसेंस की प्रक्रिया को इतना सरल कर दिया गया है कि आप उद्यान विभाग में आप अपना पंजीयन करा के अपना इनोवेशन दिखाकर उस माध्यम से आज आप अपने प्रोडक्ट को बाजार में आपके नाम से आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो। आप कुछ भी चीजें बनाइए, बेसन बनाइए, आटा बनाइए, ग्रेडिंग करिए, अंकुरित के लिए आपको मूंग है, आपका जो भी चीजें हैं आप बेचिए और आपके बीच में कोई नहीं है, सीधा आपका पड़ोसी बैठा हुआ है जिसे आपको सामान देना है। हम लोगों ने यहाँ 20 गांव में जो हल्दी दी, हमें बड़ा सुकून मिला कि सारे लोगों ने हल्दी इतने खुशमन से खरीदी और सभी ने ये कहा कि हमें जो हल्दी है बाजार से 100 रुपए कम में मिली। और जब उनके सामने जब हल्दी पिसी तो उनके मन में जो एक डाउट रहता था कि हमारे हल्दी में कोई कुछ मिला देगा, तो वो भी नहीं, उनके दिमाग से वो डाउट भी हटा। जब उन्होंने किसान के यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बैठ के अपने सामने जब हल्दी पिसवा के ले गए तो उनके मन में ये भी शंका खत्म हो गई कि इसका हल्दी में कुछ मिला हुआ होगा। कितनी खूबसूरत गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। अगर सही ढंग से लॉन्च हो जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई किसान को आत्महत्या आगे चल के करनी पड़ेगी। और नए नए छोटे छोटे यंत्र, ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपको, आप छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं। 1-2 एकड़ में जैविक अंकुरित दाल लगाकर एक छोटा सा स्टोनर, डी स्टोनर, ग्रेडर प्लांट लगाकर उस अंकुरित मूंग को, आप, हर आदमी अंकुरित मूंग खाना चाहता है और आप उस मूंग को भिजवा सकते हैं। और इसमें संतोष सर ने इतनी अच्छी चीजें रखी हुई हैं। अगर आप हरिद्वार का प्रोम और संतोष सर जी के प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर आपकी मूंग आप 1 एकड़ में पैदा करेंगे तो निश्चित ही आप उसमें एक स्वस्थ मूंग को आप अपने आसपास के पड़ोसियों को एक सही रेट में, जो आप, अगर आज हम लोग मूंग 100 रुपए किलो भी देते हैं तो आपको ये बिचौलियों से भी आप बचेंगे। और मूंग जो आपने ग्रेडिंग और स्टोनर हॉर्टिकल्चर के माध्यम से लिया है, जो सब्सिडी पर आपको मिला है, उसके माध्यम से आप ब्रांडिंग करके, ब्रांडिंग में भी हॉर्टिकल्चर मदद कर रहा है, एक डिपार्टमेंट लगा हुआ है, वो आपको ब्रांडिंग करके दे रहा है और वो मूंग को आप पूरे बाजार में उपलब्ध करा सकते हैं। और आज नेट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष, क्या पूरे विश्व में अपनी मूंग को भिजवा सकते हैं। लेकिन आपको ईमानदारी लानी पड़ेगी एक निश्चित कार्बन पर, और आपको जैविक तरीके से करके आप यूरिया डीएपी डाल के आप कहो कि उसके कीड़े नहीं मर रहे हैं, तो वो कीड़े नहीं मरेंगे, क्योंकि साहब वो आपने केमिकल से पैदा किए हैं। सबसे पहले आप जो भोजन दे रहे हैं आप मूंग में, उसके भोजन को सुधारना पड़ेगा। मैंने इस बार हरिद्वार से आपको बताऊं 2 ट्रक प्रोम बुलवाया और प्रोम से भी हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% हमने उसमें से डीएपी को गायब किया, 20% हमने डीएपी भी यूज करी, लेकिन हमने उसमें 60% से लेके 70% तक डीएपी को रिमूव किया, यूरिया को रिमूव किया। उससे थोड़ी पैदावार कम आई, लेकिन हमारे जो भाव थे, जो बाजार में 5 रुपए किलो मूंग बिक रही थी, वो हमारी 50 रुपए किलो जो बिक रही थी, वो हमारी, हमने अंकुरित मूंग के नाम से 100 रुपए किलो लोगों को उपलब्ध कराई और लोगों को बहुत पसंद आई। तो सरकार की जो स्कीमें आ रही हैं वो नीचे तक जाएं, उसके लिए ऐसे कृषि मेले लगाए गए हैं। तो उनमें मैं विनती करता हूं कि सभी किसानों को ऐसे मेले में जाना चाहिए। जितना जरूरी मंदिर में जाना है, उतना ही जरूरी ये कृषि मेले में और इन अधिकारियों के पास जाना है। आज जितने भी केवीके हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन केवीके से निरंतर आप लोग जुड़े रहें।
उद्यान विभाग, कृषि विभाग, सारे विभागों से जुड़े शासन इतनी योजनाएं चला रही हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर किसान इसके साथ नहीं दौड़ेगा तो वो पीछे रह जाएगा। किसान को स्कीमों के साथ, गवर्नमेंट के साथ दौड़ना चाहिए, जिससे उसको कभी भी आत्महत्या जो शब्द है वो उसकी डिक्शनरी से हट जावे। बहुत सारे कृषि मेले, बहुत सारी परंपराएं। युद्ध के बीच में थोड़ी यूरिया डीएपी में कमी आई, किसानों को काफी दिक्कतें गई। तो किसान को भी समझना पड़ेगा कि एक युद्ध चल रहा है, उस बीच में कैसे यूरिया डीएपी का संभव होगा। वो परेशानी आई, लेकिन कहीं परेशानियों में नया जन्म हुआ कि इस बार हम लोगों ने जो प्रोम के भारी उपयोग किए वो काफी अच्छे रिजल्ट रहे उसके। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी खेती में जैविक चीजों को, भले आप केमिकल दवाएं डालते हो, लेकिन अगर आप जैविक बवेरिया बासियाना, सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं तो आपकी केमिकल दवाओं का खर्चा भी आधा हो जाएगा। ये बिल्कुल अवश्य है कि आपकी दवाओं में अंतर आएगा। आप कम से कम अपने केमिकल वाली जमीनों में भी 1 से 2 बार जैविक चीजों को डालिए। उसका बनाना बहुत सरल पद्धति है। हमने यहाँ पे कुछ सैंपल डलवाए थे किसानों के यहाँ, तो हमने और दादू को प्रशिक्षण भी करवाया। दादू को ले गए उनके खेत में और दिखाया। दादू ने भी देखा कि दूसरों से उनकी फसल काफी अच्छी है और किसान भी काफी खुश है कि मुझे वो महंगी वाली दवाएं, कमीशन के चक्कर में जो दुकानदार किसानों को महंगी वाली दवाएं टिका दे रहे हैं, उन दवाओं से ये जैविक दवाएं बचा सकती हैं। आज ज्यादा कमीशन के चक्कर में जो व्यापारी है, जिसमें जो कीड़े मकोड़े जो 100-200 रुपए की दवाओं में कंट्रोल हो जाते हैं, आज उन किसानों को वो 3000 की दवाएं दे देते हैं, क्योंकि उनको भारी कमीशन मिलता है। और उनको टारगेट देती है कंपनी कि अगर आप 5000 लीटर दवाएं बेचोगे तो आपको फॉरेन का टूर मिलेगा। तो वो किसानों को अपनी दुकानों पे बुला बुला के महंगी दवाएं दे देते हैं। जो कपास की दवाएं हैं, जिनको 15 दिन नहीं तोड़ना चाहिए, वो दवाएं वो किसानों को भिंडी जैसी, बैंगन जैसी सब्जियों में डला देते हैं। और आज आप और हम एक पढ़े लिखे जो जानते हैं उन दवाओं का असर कहाँ होगा, वो भटा और बैंगन को लाकर सब्जी आप अपने घर में लाके बनवाते हैं, और वो सब्जी आपके आने वाली संतति जो 1 बच्चा या 2 बच्चा है आपका, वो उसको मनोरंजन के साथ खाता है। आप सोचिए, आपने आपके हाथ से आपके परिजनों को आप लाके जहर दे रहे हैं, फिर भी आपके हाथ नहीं कांपते, ऐसा क्यों? आपके अंदर क्या चीज ऐसी मर गई है जो आप इतनी सी बात नहीं समझना चाहते कि आप अपने हाथों से जहर लाकर आप अपने घर में देते हैं, और आपने घर में वो परिवार से आप वो बैंगन का भरता और वो भिंडी बड़े चाव से खाते हैं, और आपने अपने बच्चे को कहते हैं यार तुम दुबले पड़े जा रहे हो, क्या बात है, तुम्हें वजन नहीं बढ़ रहा है। अरे वो सब्जी लाने वाला कौन है? वो जहर लाने वाला घर में कौन है? उसको तो पहचानो आप कम से कम। आपकी गाड़ी एक किसान के पास तक क्यों नहीं दौड़ती? आप क्यों बाजार से लाना पसंद करते हैं? एक किसान के घर जाना क्यों नहीं पसंद करते? उसके बाद आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाना पसंद करते हैं। आप बड़ी बड़ी जो है बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी लेना पसंद करते हैं कि अगर बीमा में हम मर जाएं तो हमारे घर में कम से कम आने वाली संतति को 10-50 लाख रुपए मिल जाए। आप उसकी तैयारी इन्हीं हाथों से करते हैं जो आपके हाथ ईश्वर ने दिए हैं। आप उन्हीं हाथों से भिंडी, टमाटर जो महंगा वाला है वो चीज लाकर आप खिलाते हो, और वही चीज आपके घर में आपके बच्चे चाव से खा रहे हैं, और आपका कोई ध्यान नहीं है। मेरा गुजारिश है कि आप अपने घर में कम से कम आपके घर में शुद्ध चीज लाके खिलावें, और उन चीजों को पता करें कि ये भिंडी भैया कहाँ से आई है। हम उस किसान से मिलना चाहते हैं, एक बार उसके घर जाके देखें ये भिंडी तोड़ के कहाँ से ला रहा है,
अरे आसपास कितना होगा, 50 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर दूर से भिंडी आ रही है, उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। जो चीज को आप खा रहे हो उसका एड्रेस आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है वो एड्रेस? उस पर थोड़ा विचार करिएगा। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो आने वाले समय में आप अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, उस जहर को बंद करिए और उन किसानों से दोस्ती करिए जो जैविक उगा रहे हैं। उनको बढ़ावा दीजिए, उनके घर जाइए, उनकी खेती में मदद करिए, उनके खेतों को देखिए, उनके खेत तक पहुंचिए। जिसके पास खेती नहीं है वो किसानों के खेत में जाके शिक्षा दे सकता है और उनसे शुद्ध चीजें ले सकता है। मुझे कभी कभी बड़ा वो लगता है कि एक पढ़ा लिखा एक साइंटिस्ट भी झोला लेके बाजार से जब सब्जी लेके जाता है तो मुझे होता है कि देखो भारत सरकार इसको 2 लाख रुपए महीने पेमेंट भी दे रही है, तो भी ये जाके सब्जी वहां से खरीद रहा है जहां से इसको नहीं खरीदनी चाहिए, और इसको 50 आदमियों को शिक्षा देना चाहिए, तो ये वो काम नहीं कर रहा है और आज झोला भरा कर सब्जी जा रही है। आज बड़े बड़े मंत्री जो कृषि मंत्री हैं उनकी सब्जियां न्यू मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानों से 200-250 रुपए किलो की सब्जियां उनके घरों में जा रही है, जो पूरे जहरों से लिप्त है। वो सोच रहे हैं कि हम भारत सरकार में मंत्री हैं तो एक उनका ड्राइवर जाके 250-500 रुपए किलो की सब्जी लाके घर में दे रहा, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके बच्चों को जो जहर है वो उन्हीं पैसों से दे रहा है जो पैसे वो कमा रहा है, और वो जहर उनके बच्चों को जा रहा है। आने वाले समय में आज कैंसर इतनी भयानक तरीके से फैल रहा है। कल हमारे पड़ोस में एक बच्चा 27-28 साल का साहब गुटखा खाता था और उसके गले में कैंसर हुआ, खत्म हो गया। उसकी शादी हुए 1.5 साल हुए थे, उसका बच्चा 1.5 साल का बच्चा है उसका, और उसके घर में उसके माँ बाप थे, माँ बाप का इकलौता बच्चा था वो, और वो बच्चा कल 3 महीने की लड़ाई के बाद वो खत्म हो गया। वो एक मजदूर था, ईमानदार मजदूर था, बस उसको गुटखे खाने की एक आदत थी। वो गुटखे की वजह से उसके गले में कैंसर हुआ और वो, लेकिन आने वाले बच्चे को कितनी बड़ी मुसीबत दे गया। वो 1.5 साल का उसका बच्चा है, उसके मम्मी पापा को कोई भी अग्नि देने वाला नहीं है। उसकी बहू है, पत्नी है, जो जिसकी उम्र जो है 24 साल की उसकी पत्नी है। उसके साथ सामने कितना बड़ा रास्ता है चलने के लिए, कैसे चलेगी, कैसे वो परिवार चलेगा? आप लोग सोचिए। इतने बड़े मन से जुड़े हैं, इन चीजों को उठाइए, नहीं तो आने वाला समय जो 1 और 2 बच्चे का है उन माँ बाप के लिए और वो घर में रह रही पत्नी के लिए बहुत भयानक होने वाली है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कहीं भटक गया हूँ तो क्षमा कीजिए, या ज्यादा बोल दिया हो तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। रमेश दादू को बुलाना चाहता हूँ कि वो आमे। जी ओम, प्रणाम। सदन को नमन। राजश्री कुशवाहा जी का हैंड रेज है, वो कोई प्रश्न पूछना चाहती है, तो आप जो है शरद भैया से प्रश्न पूछ सकती है। राजश्री कुशवाहा। ओम, सबको प्रणाम। मैं शरद वर्मा जी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो यहाँ पर जो यूनिट लगता है, जो मशीन छोटी छोटी आती है, वो कौन सी उससे मिल सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में सब जगह पता किया है, यहाँ पर कुछ नहीं बताते। 2-3 बार हम जबलपुर भी गए, कृषि विज्ञान केंद्र गए, वहाँ बस थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं बस। हाँ बेटा, आप गलत जगह अप्रोच कर रहे हैं। इसके लिए आपको आपके हॉर्टिकल्चर विभाग जाना पड़ेगा, उद्यान विभाग। आप वहां पर जाएंगे, आप बताएंगे कि हम ये चीजें करें, तो वहां आपको वो नॉलेज मिलेगा। जो भी उद्यान विभाग आपके पास में हो तो वहां जामे, और वहां का जबलपुर में जो डीडीए ऑफिस है वहां पे शामिल हों, और वहां उनसे पूछें कि आपका कौन सा प्रोडक्ट करना है, थोड़ा सा आप बताएं तो मैं उसमें आपकी मदद करूं। क्या आप करना चाहती हैं? हमारे यहाँ जो भुट्टे का छिलका होता है, भुट्टा सब जगह होता है, तो यहाँ पर जो हमने जो जबलपुर में जो यूज होने वाली प्लेट होती है, जो प्लास्टिक का होता है,
और जो उसी पे काम करना था हमको। तो जो उसका छिलका होता है ना, उसका वो प्लास्टिक का जो यूज होता है वो उसमें उसके लिए काम करना था। उसका प्लेट आपका बना के सेल देखिए, करना था। आपको अगर आपको दो चीजें हैं, अगर नए इनोवेशन में जाना है आपको, न्यू इनोवेशन अगर आपका है, आपके खुद के दिमाग से आपने चुना हुआ है, तो जी आपको जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज जाना पड़ेगा। वहां पे एक इनोवेशन के लिए एक स्पेशल कोर्स चलता है, उस कोर्स जी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें आपको भारत सरकार निशुल्क 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक देती है उन मशीनों को खरीदने के लिए। मैंने तो वो अप्लाई वहां किया पे, था। जी जी जी, फिर क्या जी हुआ? वहां पर सर से मैंने बोला था ये नहीं हो सकता है। मैंने 2-3 ऑप्शन रखे थे वहां पर, तो बोलते ये नहीं आपने होगा क्योंकि ये पुराना ट्रेंड में चल रहा। मैंने कहा जबलपुर में तो अभी न्यू है ये। नहीं, अगर उसको किसी ने न्यू इनोवेशन में अगर कर दिया है ना, पहले से जी है, तो फिर वो आप नहीं जा सकते उसमें, बिल्कुल सही है। तो फिर जी आपको क्या करना पड़ेगा, आप उद्यान विभाग के माध्यम से आप उद्यान विभाग में जाएं, ठीक है ना। और जी वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि स्वीट कॉर्न मक्का जो हम पैदा करते हैं, तो जी उसके माध्यम से हम ये मशीन डालना चाहते हैं ये चीज बनाने के लिए, तो वहां पे आपको मदद मिलेगी। उद्यानिकी विभाग। हमारे यहाँ एक मनीष जी काम करते हैं, मनीष जी का नंबर मुन्नीलाल सर दे देंगे आपको, तो जी आप ले लीजिएगा। मुन्नीलाल सर का नंबर है आपके पास? हाँ, मनीलाल सर जी का नंबर है ना, तो आप उनसे जी मनीष जी का नंबर ले लीजिएगा। हमारे यहाँ मनीष जी हैं, और रमेश जी दादू जी से भी आप ले सकते हैं मनीष जी का नंबर, तो वो जी। आपको पूरा उसमें बता देंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी। मेरा एक और वो था, जो आप औषधि का जो बता रहे सब्सिडी मिलता है, जी, तो उसका प्लांट, औषधि के प्लांट हमको कहाँ से मिल सकते हैं एमपी में, जबलपुर के आसपास कोई नर्सरी? कौन सा पौधा आप लेना चाहते हैं बताएं। हमको पीली सतावर, और आपके यहाँ तो हल्दी होता है, तो आप हल्दी का वो दे सकते हैं? हल्दी दे सकते हैं, बिल्कुल हल्दी कैसे मिल जाएगी। कैसे कब मिलेगा और क्या रेट हल्दी रहेगा? देखो, मई मई के महीने में हल्दी लगती है बेटा, है ना। जी जी और मई के महीने में आप जब हल्दी लगाएंगे, तो उस समय जी हल्दी का बीज मिलता है, गीली हल्दी होती है, 50 रुपए किलो में मिलती है। जी और उद्यान विभाग से आपके माध्यम से जाओगे तो उसमें भी अनुदान भी मिलता है उसमें। जी। और ये पीली सतावर? पीली सतावर आपको मिलेगी, वो आपको जाना पड़ेगा आपके यहाँ पे अ, औषधि बोर्ड जबलपुर में है, तो औषधि बोर्ड वहां से मिल सकती है आपको औषधि। औषधि नहीं तो बोर्ड कहाँ पीली पर? सतावर के लिए रमेश दादू जी से आप संपर्क करना, वो पीली सतावर आपको उपलब्ध करवा। कितनी चाहिए आपको मात्रा में? हमको कृषि एक एकड़ में विश्वविद्यालय में अभी है करना वो। है। जी, 1 एकड़ के लिए अभी, मतलब ये ठीक है, आपको हम खबर करवा देंगे, हम मुन्नीलाल सर जी को बता देंगे, वो आपको दे देंगे। ठीक है, जी ठीक है। जी धन्यवाद। तो सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और रंजना जी ने जैसे आज के मुख्य अतिथि में मुझे और आदरणीय शरद वर्मा जी का नाम संयुक्त रूप से जोड़ा है। तो हम लोगों का जो प्रदर्शनी का भ्रमण हुआ है, जो प्रदर्शनी में हम लोग गए थे, मैं इस माह में 2 जगह गया। एक ग्वालियर में, जहाँ भारत भारती के ने यही इसी तरह का वहाँ पर भी प्रदर्शनी आयोजित की थी। वहाँ पर ज़्यादातर चर्चा जो हुई है ग्वालियर में, वो एपीओ को लेकर के, एनजीओ को लेकर के, इन लोगों को किस तरह से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर अलग अलग ग्रुप में बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं जिस ग्रुप में था, उस ग्रुप में जो चर्चा थी वो जैविक पर थी, क्योंकि जैविक को हम लोग यहाँ उस पर काम भी कर रहे हैं, तो जैविक के उसमें मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। इसी तरह से भोपाल की प्रदर्शनी में बहुत सारे विद्यार्थी, जो कॉलेज स्तर के विद्यार्थी है, उन्होंने अपने अपने आइडिया लेकर के आए,
और उन आइडिया के माध्यम से किस तरह से वो व्यक्तियों के जीवन को सरल बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, इस पर उन्होंने बहुत सारे जो है अपने लगाए, वहाँ पर प्रदर्शन किया अपने उसके माध्यम से। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सस्ते भी हैं और बहुत महंगे भी है, दोनों तरह के वहाँ पर आए। एक जो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो किसान से संबंधित ही चीज़ों को देख रहा था, तो उन्होंने जब मैंने उनसे कहा कि भैया गौशाला में बहुत सारी दिक्कत आती है और वो जो मक्खी मच्छर की बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ एक बंदे बैठे थे, उन्होंने केवल 400 रुपये का एक यंत्र बनाया है। 400 रुपये में आप अपने गौशाला के मक्खी मच्छर को भगा सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। ऊपर से एक एक बूंद उसमें जो भी जैसे हमारी जो औषधि रहती है, जैसे अपने वो उसमें एक एक बूंद डालते रहते हैं, उससे सुगंध बाहर आती है और उस सुगंध के कारण ये बह जाए। इस तरह के यदि हम अन्वेषण करते हैं और उसको वहाँ पर उनको वहाँ मौका मिला, अभी उन्होंने उसको पेटेंट में दिया है। जब वह पेटेंट में जाएगा तो उसे यदि भारत में पेटेंट मिलता है तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे, और यदि उसे बाहर विदेश से पेटेंट मिलता है तो उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे। और इस काम को करने के लिए 10,000 रुपये महीना एक साल तक तो उनको मिलते ही रहेंगे। इस तरह की वहाँ जो है नए काम करने वालों के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से ये सुविधाएं वहाँ पर है। वहाँ पर इस तरह से बहुत सारे जो और भी लगे थे, तो जैसे अभी बंदरों की बहुत समस्या है, उस पर हमने कहा भैया इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने आवाज निकालने वाले एक ऐसी चीजें बनाई है जो समय समय पर आवाज निकालते रहता है, और उसके कारण से वो वहां से बंदर जो है वहां से भाग जाते हैं। फिर उन्होंने जैसे कहा कि भाई हमको अपनी फसल में पानी देना है, तो उन्होंने एक डिवाइस बनाई है। उस डिवाइस के माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि इसमें कितनी नमी है। पौधों को पानी नहीं, नमी चाहिए, ये मतलब वैज्ञानिक सत्य है। और जब वहाँ पर देखते हैं कि भाई इसकी नमी इतनी है, तो वो उसके माध्यम से हम अपने खेत में पानी जैसे अभी तो ये तय है कि भाई पानी देना है नहीं देना, 21 दिन हो गए, गेहूं में 21 दिन बाद पानी लगा देना है। तो इस तरह से जो चीजें होती है उसके माध्यम से हम अपने पानी को आगे और पीछे भी कर सकते हैं। मौसम के जो जानकारी है कि मौसम किस तरह से आने वाला है, लगभग अब इस स्थिति में हम पहुंच गए कि 80 से 90% जो चीजें होती है वो लगभग 80% तो सही होने लगी है। तो मान लो ये हमें पता लगता है कि 2 दिन बाद बारिश आने वाली है, तो हम पानी देना रोक सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, हम बोनी करके आए, हमने कुछ ध्यान दिया नहीं और दूसरे दिन पानी गिर गया, तो वो फसल जो है किसानों की सड़ जाती है। ऐसा बहुत बार होता भी है। तो इन सब से बचने के लिए हमें इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, और जब हम इनका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है उसका फायदा हमें होगा और हम नुकसान से बच सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने जो अभी बात हुई यूरिया डीएपी की, ये एक इसको हम ऐसा माने कि एक षड्यंत्र भी हम इसे कह सकते हैं कि आज हमारी गौ माता किसानों के घर से बाहर जा रही है। वो एक तरह जो उसका पौष्टिक दूध हमें मिल रहा था, अपने बच्चों को मिल रहा था, उससे हम वंचित हुए। दूसरे उसके गोबर गोमूत्र से जो हमें कार्बन और जो तत्व मिल रहे थे उससे हम दूर हुए और हम आश्रित हो गए हैं डीएपी और यूरिया पर। आज ऐसे समय में, आज ही कल मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि अमेरिका में
जो ट्रम्प साहब है उन्होंने टैरिफ लगा लगा कर सब बंद कर दिया। अब उसका परिणाम ये हो रहा, शट डाउन हो गए, 7 लाख कर्मचारियों को उन्होंने निकाल दिया। ये स्थिति इतिहास में ऐसे ही मोहम्मद तुगलक नाम के एक शासक हो गए जो इस तरह के चमड़े के सिक्के चला दिए, ये कर दिए, इसी तरह के काम वो कर रहे हैं और उससे जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आज मान लो हमारे यहाँ डीएपी नहीं मिलता है, यूरिया नहीं मिलता है, तो रात में भी लाइन लग जाती है। और ये चूंकि हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, हमारे यहाँ उसका रॉ मटेरियल नहीं मिलता, हमें बाहर से बुलाना पड़ता है, और उन्होंने मान लो नहीं दिया तो हमारा क्या होगा? फिर हमारे पास ना तो डीएपी है ना यूरिया है, और दूसरी बात जो हमारा साधन था जो हमारे घर में था वो भी हमसे निकल गया। तो इस तरह के षड्यंत्र से बचने के लिए अभी हम लोगों ने वहां पर जो देखा कि गोबर से बहुत सारी चीजें वहां पर बनाई गई। गोबर की ईंट, जिसको के शरद भैया ने ऐसे ऊपर से फेंक के भी देखा कि टूटती है कि नहीं टूटती है। गोबर की ईंट, गोबर के जो है गोबर से जो है पेंट, गोबर से पुट्टी, ये सारी चीजें। दूसरे तरफ हम जाके देखते हैं तो जो दूसरे स्टॉल पे हम देखते हैं तो वहां पर गोबर से बनी हुई विभिन्न मूर्तियां, विभिन्न तरह की कलाकृति, ये सब चीजें बन रही है। और इसके प्रशिक्षण लेकर के हम स्वयं भी उस काम को कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो कम से कम इन उत्पादों को यदि हम खरीदेंगे, इस पर काम तो होगा, तो निश्चित रूप से हमारी गौ माता बचेगी। आप लोगों को जैसे भैया ने कहा कि योगाहार से हम जो है बहुत लाभान्वित हुए हैं। इस योगाहार के माध्यम से निश्चित रूप से हमको बहुत लाभ हुआ है। आदरणीय हम डॉक्टर संतोष चौहान से जुड़े, उनके माध्यम से आज हम अभी तो 10 किसान ये काम कर रहे हैं, पर अगले वर्ष में ही हम चाहेंगे कि ये 10 से 100 हों और इस तरह से ये संख्या बढ़ती रहे। और जैसे हमारे इसमें भी आदरणीय राकेश गौर जी है, आपने नाम सुना, तुलाराम पटेल है, और अभी अभी इस बार अपने जो सुरेंद्र यहाँ पर आते हैं, मीना सुरेंद्र, उन्होंने भी अभी हमसे उत्पाद लेकर के उनकी धान में ये जैविक किया है। हमारे नारायण मीना जी ये कार्य काम कर ही रहे हैं। तो जब लोग आंखों से देखेंगे ये सब हो रहा है तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आएंगे, तो ये फायदा है। दूसरा मैं एक और आप लोगों को सूचना दूं, हम लोगों को इसके ही माध्यम से आदरणीय बने सिंह जी ने एक और संस्था से जोड़ा, गोव्रती परिवार से जोड़ा। उसके माध्यम से अभी नर्मदापुरम में हम लोग जो है एक और अभिनव प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें गौ माता की रक्षा हो सके, गौ माता के उत्पाद को हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हमने जिला प्रशासन से एक आदरणीय इसमें शरद भैया का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हमने एक गौशाला जो केसला में है, उस गौशाला का अनुबंध किया है कि वहाँ पर हम 200 गाय रखेंगे और उनके व्यवस्था करेंगे। ये हमें जीवन प्रति जो है एक कंपनी है, उस कंपनी से हम जुड़े दिल्ली वाले, और हमने स्थानीय स्तर पर एक जो है यहाँ पर समिति बनाई है, दोनों ने मिलकर के ये काम किया। वहाँ पर हमें 6 एकड़ जमीन, मशीनें, बड़े भूसा रखने के लिए बड़ी हाल, और 200 गाय रहने के लिए जो बना हुआ है, लगभग 60 लाख रुपए का बना बनाया स्ट्रक्चर हमें मिला है। इसमें भूमि की कीमत तो अलग है। इस पर आप लोगों को हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 6 तारीख को हमारा जो है यह अनुबंध हो जाएगा। सोमवार को हमें जिला पंचायत से इसके ऑर्डर मिल गए हैं और आगे हम जाकर के उस पर काम करेंगे। दूसरी बात, तो वहाँ पर अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इस गोबर गोमूत्र पंचगव्य से जो चीज बनेगी उसके प्रशिक्षण भी वहाँ पर दिया जाएगा, और वहाँ जो उत्पाद होगा, जैसे जो प्रोम की बात हुई है, जैसे जो गोमूत्र से जो दवाइयाँ बनेगी, उन सबको वहाँ पर बना करके किसानों को दिया जाएगा और उनसे जैविक को बढ़ावा देने के लिए उनसे चर्चा की जाएगी। इस तरह से युवाओं को, महिलाओं को और
जो है किसानों को उसमें जोड़ा जाएगा। ऐसे हम लोगों के है भावना है। और 21 तारीख को हम उसका नर्मदापुरम के पास केसला गांव में उसका जो है उद्घाटन कर रहे हैं। वहां पर इस संबंध में और लोगों को भी हम आप सबको भी सादर आमंत्रित करते हैं कि आप यदि आएंगे तो निश्चित रूप से जो है नई चीज भी शुरू हो रही। तो इस योगाहार के माध्यम से आदरणीय गणेश सिंह जी ने हमको इससे जोड़ा, आदरणीय किशोर कुमार जी ने किशोर दुबे जी ने हमें पूना से जोड़ा, और हम वो काम भी यहाँ पर। तो इस तरह से अलग अलग जो लोग जो किसानों के लिए उपयोगी हो सकते हैं उन सबको शामिल करके हम किस तरह से किसानों की भलाई कर सकते हैं, महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोगों का ये चलता सोच विचार चलते रहता है। और हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ हमें कुछ भी अच्छा दिखता है उसको हम लाते हैं और यहाँ पर आपस में इसी जो है प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हैं। इसके माध्यम से जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब मैं आदरणीय पवन कुमार जी से सादर निवेदन करता हूँ वो आए और आज की जो चर्चा सुनी है। अब यहाँ अभी महाविद्यालय स्तर पर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दर्शाई गई थी। तो और ये महाविद्यालय स्तर का था। जैसे मिडिल स्कूल हाई स्कूल के स्तर पर जो मेला होते, विज्ञान मेला लगते हैं, इसी तरह से ये महाविद्यालय में स्तर का मेला था। और इसमें महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों ने अपने अपने जो है वो प्रस्तुत किए थे, अपनी अपनी अवधारणा के आधार पर कुछ मॉडल बनाकर वहाँ पर प्रस्तुत किए थे। उन लोगों को हमने देखा और हमने स्वयं तीसरे दिन तो ये किया कि हमने अपने गाँव के कुछ 2 युवाओं को लेकर के गए थे और उनका जो नजरिया था देखने का कि गए ऐसे घूम के आ गए। तो हमने कहा नहीं, ये कैमरा लेके जाइए, पेन कॉपी लेके जाइए और एक एक चीज लिख के आइए। तब फिर वो घूम कर आए, देख कर आए, तो उनको भी बहुत फिर अच्छा लगा। और जब हम लौटते हुए उनसे चर्चा की कि आपको कैसा लगा, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से आदरणीय शरद वर्मा जी और मैंने सोचा है कि अब हमको ऐसे मौका मिलेंगे तो हम ऐसे 5-10 युवाओं का एक टीम बनाएंगे। 2 तो हमारे पास अभी गए थे वो हो ही गए हैं और 8 और बना लेंगे। इन लोगों को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जो है इन युवाओं के बीच में वो अपने मित्रों से चर्चा करेंगे, उसके आधार पर ये बात फैलेगी और युवाओं में भी एक नई सोच जागृत होगी। जो केवल अभी उनसे पूछो आप क्या कर रहे हैं, कोई कह रहा है बीए कर रहा है, कोई कह रहा है बीकॉम कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, क्या करोगे? फिर हम उसकी तैयारी करेंगे। कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, ये एक प्रश्न है। तो युवाओं के दृष्टिकोण को भी थोड़ा परिवर्तित करना होगा कि नहीं, नौकरी नहीं, अब आप स्वयं जो है कुछ अलग करिए। जी हो, आदरणीय पवन सर से निवेदन है वो आए और अपनी टिप्पणी दें। जी हो। जी नमस्कार, धन्यवाद आज के मुख्य वक्ता रमेश चंद मेहरा जी और शरद जी का कि आप ये खोजी यात्रा में जो आप निकले हैं, जो आप गए भोपाल में, जो अनुभव आपने बताए हैं, जो कुछ आपने सीखा है, मुझे आशा है कि जो भी नए इनोवेशंस हो रहे हैं उसमें से मेरे दृष्टिकोण में बहुत सारे इनोवेशंस हमारे देश में हो रहे हैं, हो चुके हैं और उसका फायदा अन्य अन्य हर एक जगह पर लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जो बल्लड़ के बीज का और खेती का के वजह से जिसको आपको जाना पड़ा, उसके अगले चरण तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बधाई। मुझे याद है करीब 1.5 साल पहले जब पहली बार नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ मिलके ये कार्यक्रम किया गया था और उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था, तो ये काम को आगे एक अंजाम तक पहुंचा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने का, ये समस्याएं हैं या एक कहते हैं कि मौके हैं, उसको करने के लिए ये इनोवेशंस का कार्य लगातार चला जा रहा है। विभिन्न सेक्टर में, विभिन्न क्षेत्रों में ये सब इसका उपयोग हो रहा है और इसी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए
कि या तो हम लागत में कमी करते हैं, जैसा कि उदाहरण बताया था वो जानवरों वाला, लागत में कमी आ गई, किसी को काम करने में आसानी हो गई पहले के मुकाबले, समय की बचत हो गई या श्रम की बचत हुई। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, तो हम जब भी कोई ऐसी नई चीज़ों के ऊपर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं, तो उसका निश्चित रूप से लाभ एक समाज को होता है, पहले स्वयं को होता है अगर स्वयं उपयोग कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी समाज वहाँ पर काम कर रहा है या जो लोग किसी समस्या से प्रभावित हैं, तो उससे उनको लाभ मिलता है बचत के रूप में, समय की बचत, श्रम की बचत, पैसे की बचत या किसी चीज को बेहतर तरीके से करने का एक नया तरीका सोचने का। तो पिछली बार जब ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की भी बात हुई थी, बहुत सारे इनोवेशंस उनके द्वारा किए जाते हैं और उनके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, उनको उनको प्रोत्साहन भी करते हैं और अब सरकार भी और अन्य जगह पर भी इस तरह से उपयोग करते हुए हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए ये एक माध्यम रखा गया है। तो आपको बहुत-बहुत बधाई, और इसी प्रकार से जो आप काम कर रहे हैं कि आप छात्रों को आगे ले जाकर के उनको उनको भी खोजी प्रवृत्ति का बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जब तक कि हम छात्रों को, युवा पीढ़ी को इसके प्रति संवेदनशील नहीं करेंगे, जब तक कि उनको थोड़ा-सा मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो वो अपने ही धुन में लगे रहेंगे जो समाज में चल रहा है। तो उससे हट करके उनको और विकल्प देने की ज़रूरत है, और जो अच्छी चीज़ हुई है उसको करने में, उसके बारे में थोड़ी-सी उनकी अगर समझ विकसित हो जाती है, तो शायद वो अपने कार्यों को करने के लिए खुद जागरूक होंगे और अपने जो भी उनके लक्ष्य उनको आगे दिखता है, उसको करने पर उनको ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि जैसा आपने सही कहा है कि नौकरियाँ तो उतनी ज़्यादा नहीं हैं और सब लोग केवल नौकरी के ही चक्कर में अगर पड़े रहें, तो इसका कुछ सार्थक परिणाम निकलने वाला नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ-जहाँ पर लोगों के पास जो संसाधन है, खेती है विशेष रूप से, तो वहाँ पर वो ऐसे चीज़ें करें जिससे कि सबको उनको अपना काम करने में आनंद आए, पहले के मुकाबले वो बेहतर रूप से कर सकें। और क्योंकि कई बार ये चीज़ सामने आती है कि ये खेती में बड़ी मेहनत है या उसमें पैसे नहीं मिल पाते हैं या उसमें लागत ज़्यादा आ रही है या समाज क्या करेगा। तो इन चीज़ों को करने के लिए जो अब इनोवेशंस के माध्यम से जो एक कई सारी चीज़ों पर प्रयोग हो रहे हैं, अभिनव प्रयोग हो रहे हैं, उससे अगर सीखने का उनको एक अवसर मिलता है, तो निश्चित रूप से आज के युवा जो हैं वो आगे आएँगे और अपने काम को बेहतर रूप से करने के लिए वो प्रेरित होंगे और निर्भर बनने की तरफ वो भी प्रेरित रहेंगे। मैं आज का हमारा जो समय है उसको मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ कि बहुत अच्छा वार्ता हमारी चल रही है। इस योगाहार कार्यक्रम को भी एक स्वचालित रूप में, एक इनोवेशन के रूप में ही हमें देखना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा इनोवेशन क्या होगा कि बिना किसी बिना किसी उस चीज़ के कि हम ये कहें कि निष्पक्ष रूप से जो हम किसी चीज़ को सामने रखने का, बात करने का, मौका देने का जो अवसर यहाँ पर सबने साथ मिलके इसको एक इस अंजाम तक पहुँचाया है, उस इनोवेशन को भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, नमस्कार, धन्यवाद। जी ओम, बहुत सर आपने हम लोगों को जो प्रोत्साहन दिया है उसी का परिणाम है कि ये सब चीज़ें हम कर पा रहे हैं और आपके प्रोत्साहन से आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आदरणीय नारायण जी का हैंड रेज है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना क्वेश्चन करें। जी ओम, सदन को नमन प्रणाम। आज का जो योगाहार कार्यक्रम का जो सेशन है, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे जब से योगाहार कार्यक्रम चल रहा है, सबसे प्रमुख सेशन आज का ही रहा। इसमें जो वर्मा जी ने, शरद भैया ने जो जानकारी दी इनोवेशन की, और आपके द्वारा
मेहरा जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है, ये पूरी समाज के लिए, पूरे किसानों के लिए, स्वास्थ्य के लिए और कृषि में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां आपके द्वारा आज दी गई हैं। और इसमें मुख्य योगदान पवन सर का है, दिनेश जयसवाल जी का है, उनका भी मुख्य भूमिका इसमें रही है, जिनके माध्यम से अब आप आगे बढ़े। और आप क्या, हम पूरा ग्रुप ही आगे बढ़ रहा है इसके माध्यम से, और हम आगे चल के बहुत आगे जाएंगे इसमें। तो मेरा तो यही कहना है कि आज के सेशन की जो क्लिप है उसको सोशल मीडिया पे वायरल की जाए, इसको यूट्यूब पे डाला जाए, जिससे सभी लोग इसको फैला सकें, जिससे पूरे किसान लोग, पूरे समाज में इसकी जानकारी फैल सके। क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मुख्य सेशन था आज का, जिससे हम हमारे लिए, हम किसानों के लिए, और जो पूरे जीवन जो सरकारी विभाग में जो नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और जो शरद भैया ने बताया कि 2-2 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं और बाजार से सब्जियां, रासायनिक सब्जी खा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज रहेगा आज के लिए। तो ये मेरा यही कहना है कि आज के सेशन को पूरा वायरल किया जाए। जी ओम, मेरा यही कहना थी। जी हरिओम। निश्चित रूप से यूट्यूब पे तो बनता ही है, अब बस इसको सुनना है। उसके लिए रंजना जी जो है वो इसको डाल देगी, फिर हम इसको अन्य ग्रुप में भी वायरल कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक बात और बताऊं जो कि पूरे प्रदेश के लिए और सबके लिए है, कि हमने जो जिला पंचायत से अनुबंध किया है, तो जितनी भी गौशाला है उन गौशालाओं को इस तरह के ग्रुप ले करके अपना काम बढ़ा सकते। 4 लोग भी मिल जाएं, 5 लोग भी मिल जाए, उसको लें, उसका प्रबंधन देखें, व्यवस्थाएं सब है। केवल वहाँ अव्यवस्था ये है, आदरणीय हमारे जो जिला पंचायत सीओ थे, उनका ये कहना है कि ये शासन के माध्यम से नहीं हो सकती, ये या तो एनजीओ के माध्यम से होगी या ऐसे सेवा भावी लोगों के माध्यम से होगी। और जब तक सेवा भावी लोग उससे नहीं जुड़ते हैं, तब तक गौशाला जो है, गौ माता रोड पर ही रहेगी, मरते भी रहेगी, और हमारी जो चीज़ें हैं, जो कि बहुत अमूल्य चीज़ें बर्बाद हो रही है, वो नहीं बचेगी। तो इस तरह से ये पूरे हमारे सदन के लिए एक है कि वो कहीं भी, जब नर्मदापुरम में गौशाला किसी भी कंपनी को, किसी भी एनजीओ को, किसी को मिल सकती है, तो कहीं भी मिल सकती है, वो वहाँ प्रयास करेंगे, बनी बनाई चीज़ें मिल जाएगी। और मेरा निवेदन इस सदन में है कि जहाँ पर भी गोबर गोमूत्र से उसी तरह के लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनकी जानकारी यदि हमें मिलेगी, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों को भी यहाँ बुलाकर या अपने लोगों को वहाँ भेज करके उनसे जो है प्रशिक्षण लेंगे, और उन बातों को भी यहाँ पर जो जिस तरह से हमने आदरणीय संतोष सर से प्रशिक्षण लेके उसको बढ़ाया है, उसको भी यहाँ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आदरणीय अशोक पटेल जी का हैंड रेज है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, वो अपना प्रश्न करें। अशोक भैया का प्रश्न भी है और अशोक भैया समापन भी करेंगे आज के योगा का। जी ओम, बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही। आज की योगशाला भी बहुत अच्छी रही। आदरणीय राम करवाड़ पटेल साहब ने बहुत अच्छा योग करवाया। इसके बाद में आदरणीय शरद भैया, आदरणीय रमेश चंद्र जी मेहरा जी ने बहुत अच्छी जानकारी हम सबको दी। इनोवेशन के लिए बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक चर्चा थी आज की। एक गौशाला से संबंधित जो बोला इनने कि गौशाला में एक कैसा क्या सरकार क्या चाहती है कि गौशाला में कैसा क्या करें, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा मेहरा जी बताने की कृपा करें। जी ओम सर, जब हम लोग अपने जिला पंचायत सीओ रावत सर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे जिले में गौशालाएं संचालित है, मतलब वो संख्या 100 से ऊपर ही है। तो उन्होंने कहा पर वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ पर जो है गौ माता के, अब कुछ उसमें शासन की भी कमी हो सकती है, कुछ सरपंच की हो सकती है, या जो काम कर रहे हैं उनकी हो सकती है, परंतु जितना अच्छा चाहा उतना नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक ये गौशाला स्वयं सेवी संगठनों के या ऐसे जो गो प्रेमी हैं उनके द्वारा संचालित होगी तो बहुत अच्छी होगी। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे ग्वालियर में
1000 गाय जो है महंत जी पाल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से वो चल रही है। इसी तरह से और भी गुजरात का और राजस्थान का उन्होंने दिया। यहाँ पर प्रत्येक गौशाला में 5 से 6 एकड़ जमीन लगी है। वहाँ व्यक्ति लगे हैं जिन्हें शासन पैसा दे रही है, व्यवस्था है। 60-60 लाख रुपए, मतलब एक तो शेड बना हुआ है, गायों के रहने के लिए शेड बना है, मशीनें हैं, सब उपलब्ध है, परंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा, ये उनका कहना था। और ये चीजें जब हमने उनको बताई कि हम ऐसा करेंगे, तो उन्होंने हमसे अनुबंध कर लिया और वो हमें सोमवार को हैंड ओवर कर रहे हैं। आप 21 अक्टूबर या उसके बाद आएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर किस तरह से ये काम हो रहा है। तो ये आप भी आपके तरफ या इस जो भी वहां पर कोई गौशाला है उसमें यदि